नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। बहुत सारी लेडीज़ में आपने सुना होगा कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है, इसलिए उसका बच्चा नहीं बैठ रहा है। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, बच्चेदानी के सबसे अंदर की जो झिल्ली, जो उसका टिश्यू होता है, जो सिर्फ बच्चेदानी के अंदर ही होना चाहिए, वो बच्चेदानी के बाहर भी कुछ जगह पेट के भीतर में मौजूद रहता है। ज़्यादा करके ये जैसे कि बच्चेदानी के बाहर उसके साइड में, दोनों साइड में ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब के ऊपर या ओवरीज के ऊपर या कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर या कभी कभी खाने की नली के ऊपर, और इन वेरी रेयर केसेस ये लंग्स में और हार्ट तक पर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो बच्चेदानी के सबसे अंदर का जो टिश्यू होता है, एक्चुअली एक नॉर्मल फीमेल में एक जो जिस लेडी में नॉर्मल महीना होते रहता है, मासिक जिसको हम बोलते हैं, उसमें जिस तरह के चेंजेस उस टिश्यू में आते हैं वही चेंजेस इस टिश्यू में भी आते रहते हैं हर महीना। जैसे कि महीना होने के बाद वो बच्चेदानी के भीतर का टिश्यू धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है, और महीना से पहले उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से महीने के टाइम पर यही टिश्यू टूटकर गिरता है और मासिक के दौरान ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलता है। लेकिन जो यूट्रस के अंदर का जो टिश्यू होता है वो तो बाहर निकल जाता है महीने के रूप में, लेकिन जब ये किसी और जगह पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि यूट्रस की बाहरी सतह पर या ओवरी के ऊपर या ट्यूब के ऊपर या ब्लैडर के ऊपर या कहीं और, तो इसके पास बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती। और धीरे धीरे ये, क्योंकि इसी तरह से ये टिश्यू वहाँ भी शेड होता है, हर महीना सेम चेंजेस आते हैं, तो धीरे धीरे इसकी वजह से आपस में वो ऑर्गन्स चिपक जाते हैं। यूट्रस की मोबिलिटी जो होती है, यूट्रस जो हिल डुल सकता है पेट के अंदर, वो मोबिलिटी उसकी कम हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं, सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है इसका, पेन, लोअर पेल्विक पेन, निचले पेट के हिस्से में दर्द रहना, महीनावारी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, महीने से पहले या महीने के दौरान बहुत दर्द होना, इरेगुलर ब्लीडिंग, महीना ठीक से ना होना, महीने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या महीने के दौरान बीच बीच में ब्लीडिंग होते रहना, यूरिन जाने में, पास करने में पेन होना, किसी पेशेंट को स्टूल्स में पास करने में भी पेन होता है। पेन इसका मेन वेरी कॉमन सिम्टम है। और इसका दूसरा जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है इनफर्टिलिटी। एक्चुअली ये जो बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, ये सबसे ज़्यादा मोटा मोटी 15 साल की लड़की से लेकर 44 साल की लेडीज़ के भीतर में सबसे कॉमनली देखी गई है। और ये जितने भी पेशेंट्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं, जैसे कि जिनमें बच्चा नहीं बैठ रहा है, उसमें ऑलमोस्ट 48% पेशेंट्स में ये देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस मेन रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा नहीं बैठ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कॉमन और कितनी इम्पॉर्टेंट ये बीमारी है। अब अगर कोई पूछे मुझसे कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होती है, तो एक्चुअली तो इसका ठीक कारण आज तक साइंस में नहीं पता है। बहुत सारी थियरीज़ हैं। कोई कहता है कि ये महीने के दौरान किसी का अगर आउटलेट ब्लॉक्ड है, कि महीने का ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहा और वो बैक फ्लो हो जाता है, तो वो टिश्यू जगह जगह जमकर इस तरह के फ्यूचर में चेंजेस लाता है। जेनेटिक थियरी भी है, कुछ और भी थियरीज़ हैं। तो उस साइंस अभी तक इसका क्लियर कट पता नहीं लगा पाई है कि एक फिक्स कारण कि इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस के कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला, पेन, एक्सेसिव पेन, पेशेंट को हर समय डिस्कम्फर्ट रहना और महीने के दौरान पेन होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना और इनफर्टिलिटी सबसे कॉमन है। इसके कारण क्या होता है कि यूट्रस की मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इसके कारण ट्यूब्स की मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ट्यूब का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। उनमें कई बार ट्यूब इधर उधर चिपक जाती है जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज भी हो जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि ये जो टिश्यू है ये हर महीना की तरह शेड होता है, तो कई बार ये ओवरी के अंदर, बहुत अंदर जाके
ये ब्लड इकट्ठा हो जाता है और एक छोटा सिस्ट का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग दूसरा इसका नाम चॉकलेट सिस्ट भी होता है। चॉकलेट सिस्ट इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें सिस्ट के अंदर चॉकलेटी टारी मटेरियल भरा हुआ होता है, जो एक्चुअली पुराना ब्लड होता है। हर महीने वो ब्लड शेड हो रहा है, उसको बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो एक जगह कलेक्ट होकर सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। इस तरह की जो सिस्ट होती हैं, अगर कोई पूछे कि इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है अगर किसी में सिस्ट हो जाए, तो देखिए सिस्ट का, ये जो सिस्ट होती हैं इनका ट्रीटमेंट, अगर ये बहुत छोटी होती हैं तो इनका हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई वगैरह दे के छोड़ देते हैं, कुछ महीना देखते हैं और ज़्यादा करके केसेस में ये घुल जाती हैं। लेकिन अगर इस सिस्ट का साइज़ लगभग 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो हम इसको ऑपरेट कर देते हैं लेप्रोस्कोपी के द्वारा। इन सिस्ट की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि अगर ये सिस्ट अचानक से पेट में फूट जाए तो एक्सेसिव पेन हो सकता है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। तो एंडोमेट्रियोसिस का जो डायग्नोसिस होता है, एक्चुअली वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस सिर्फ लेप्रोस्कोपी से बनता है। बाकी सब चीज़ों से एक आइडिया लगाया जा सकता है बाकी टेस्ट से, लेकिन कंफर्म ये सिर्फ लेप्रोस्कोपी से ही होता है। और इसकी कई स्टेजेस भी होती हैं, जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4 मतलब बहुत सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। किन किन स्टेजेस में क्या क्या डिटेल्स होते हैं वो मेडिकल पार्ट है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी एक ही सलाह है आपको कि अगर किसी भी पॉइंट पर आपको ये लगता है, आपके डॉक्टर बोलते हैं कि शायद आप एंडोमेट्रियोसिस से ग्रस्त हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं, नई शादी हुई है और आप प्लान कर रहे हैं कि मैं और 2-4 साल बाद बच्चे लूँगी, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, ये धीरे धीरे बढ़ती है, इसमें धीरे धीरे आदमी की फर्टिलिटी, लेडीज़ की बहुत अफेक्ट होती है। तो जितना जल्दी आप फैमिली कंप्लीट कर सकती हैं करें, यही मेरी आपके लिए एक सलाह है। थैंक यू।